Hello my dear friends, welcome to this Nanda Nursing channel. So in this video we are going to study about anaphylaxis. So first देखेंगे हम anaphylaxis का word का meaning क्या है. So ana means without, phlaxis means protection. Anaphylaxis means without protection. So anaphylaxis को हम life threatening condition भी बोलते हैं. So this is a meaning of word. This is a word meaning of anaphylaxis. Without protection we call as anaphylaxis. Then definition. Immediate immunological reaction between a specific antigen and antibody is called as anaphylaxis or type 1 hypersensitivity. एनाफ्लेक्सिस में क्या होता है कि इमीडिएट रिएक्शन होता है बिटवीन द स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, राइट? सो एंटीजन को क्या बोलते हैं? फॉरेन बॉडीज बोलते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? फॉरेन मटेरियल्स, दैट इज एंटीजन. एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में ही रहती है. एंटीबॉडी इज द वन टाइप ऑफ प्रोटीन सब्सटेंसेस दैट वो एंटीबॉडीज़ को हमारे बॉडी में ही देखते हैं, हमारे बॉडी में ही रहती है एंटीबॉडीज़. बट एंटीजन जो है फॉरेन मटेरियल्स है, फॉरेन बॉडीज़ है. वो एंटीजन को क्या बोलते हैं? फॉरेन बॉडीज़ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होती है तब जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है और फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट जो है फाइट करती है. उसे क्या बोलते हैं हम? इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन. जब एंटीजन मीन्स फॉरेन मटेरियल एंटर हुई हमारे बॉडी में, इमीडिएटली जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई और एंटीजन के अगेंस्ट जो है फाइट करती है. एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करके जो है उसे किल करने का काम करती है एंटीबॉडीज. बट किल करती है, दिस इज ओके. बट एनाफ्लेक्सिस क्यों होता है? हाइपरसेंसिटिव क्यों होती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे होती है? मतलब ओनली एंटीजन, जितने एंटीजन प्रोड्यूस हुई है बॉडी में एंटर हुई है उतनी ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होकर किल होना चाहिए. बट हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है कि हाइपर, द वर्ड इज सेल्फ कॉल्ड, राइट? हाइपर सेंसिटिव मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट हो जाती है एंटीबॉडीज़. एंटीजन जितनी एंटर होती है उतना ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती है, कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिविटी होकर ज़्यादा ही जो है रिएक्ट कर देती है अगेंस्ट द एंटीजन. मीन्स खुद के सेल्स को भी डैमेज कर देती है. दैट इज़ अ हाइपर सेंसिटिव. मीन्स एनाफ्लेक्सिस नथिंग बट, एनाफ्लेक्सिस क्यों होती है? क्योंकि इमीडिएटली रिएक्शन करती है विद द हाइपर एक्टिव होकर जो है ज़्यादा ही कुछ रिएक्ट कर देती है, उसके वजह से जो है एनाफ्लेक्सिस होता है. तो दिस इज अ डेफिनेशन. इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करना स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी. Anaphylaxis can occur when mediators are released systematically. Take an example. After an injection of drugs, beasting. Anaphylaxis कब occur होती है? When mediators only release. So mediators example क्या है? इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, कोई भी एक ड्रग है या फिर बी स्टिंग्स के वजह से जो है एलर्जीज डेवलप होती है. मीडिएटर्स लाइक इंजेक्शन, ये जो है इंजेक्शन या फिर ड्रग जो एग्जाम्पल है, इसके थ्रू भी जो है एनाफ्लेक्सिस हो सकता है. अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीडिएटर्स कैसे रिलीज होते हैं, राइट? सो अभी एक मास्ट सेल है करके समझ लो, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स. सो इसमें क्या होता है? मीडिएटर कैसे रिलीज होती है? मीन्स एक मास्ट सेल से बेसोफिल. सो जब एंटीजन मीन्स फॉरेन मटेरियल्स क्या है इधर? ड्रग्स, राइट? ड्रग्स या फिर मीडिएटर्स मीन्स ड्रग्स या फिर बी स्टिंग्स है. बी स्टिंग्स और ड्रग्स क्या है? एंटीजन है, फॉरेन बॉडीज है. जब बी स्टिंग्स या फिर ड्रग्स एंटर होती है मीन्स एंटीजन. टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज अ एंटीजन, राइट? एंटीजन जब एंटर होती है हमारे बॉडी में तब जो है किससे जाकर अटैच होती है? ये क्या है? एंटीजन मीन्स ड्रग से या फिर इंजेक्शन है. एंटीजन जो एंटर हुई, सो ये क्या है? मास्ट सेल है, एक सेल है. सेल में नॉर्मली ग्रैन्युअल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोम्स, ये सभी जो प्रेजेंट रहता है एक सेल में. नॉर्मल सेल में सभी प्रेजेंट रहता है. सो दिस इज अ मास्ट सेल. सो ये क्या हुई? ये सभी एंटीजन से, राइट? जब एंटीजन एंटर हुई बॉडी में तब क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडी. सो एक वाई लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, वाई टाइप. सो ये क्या है? सभी एंटीबॉडीज है, राइट? एंटीजन एंटर हुई बॉडी में और किससे जाकर अटैच हुई?
एंटीजन एंटर होते ही मीन्स बी स्टिंग्स या फिर ड्रग्स एंटर होते ही जो है मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती है, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को जाकर जो है एंटीबॉडीज अटैच होती है। दीज आर एंटीबॉडीज, राइट। एंटीबॉडी जो है अटैच होती है, अटैच होते ही मीन्स एंटीजन जो है एंटर होकर एक्टिव हो जाती है। सो उस एक्टिव होते ही क्या होता है, मास्ट सेल्स को अटैच होते ही क्या होता है, जो ग्रैन्यूल्स थे मीडिएटर्स मीन्स मास्ट सेल में जो है मीडिएटर्स रहते हैं लाइक हिस्टामाइंस, ब्रेडिकाइनिन। तो इस तरह के जो है हिस्टामाइंस, इस तरह के मीडिएटर्स जो है सेल में प्रेजेंट रहती है। सो उस सेल में क्या प्रेजेंट थे, ग्रैन्यूल्स। सो जब एंटीजन एंटर हुई और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई और किससे अटैच हुई, मास्ट सेल से। तो मास्ट सेल में क्या रहते, ग्रैन्यूल्स। तो अटैच होते ही जो ग्रैन्यूल्स थे वो डी ग्रैन्यूल हो जाते। तो डी ग्रैन्यूल होते ही जो है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम जो है पूरी हमारे बॉडी में एंटर हो, थ्रू दी हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है सभी ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जो है डी ग्रैन्यूल होकर पूरी हमारी अराउंड दी बॉडी जो है ट्रैवल करती है। थ्रू दैट हमें जो है एनाफ्लेक्सिस कंडीशन ऑकर होता है, थ्रू दैट हमें जो है एलर्जीज देखते हैं। एंटीजेंस एंटर हुई और मास्ट सेल से अटैच हुई एंटीबॉडीज, अटैच होते ही जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट हुई। रिएक्ट होने की वजह से जो है जो ग्रैन्यूल्स थे वो ग्रैन्यूल्स डी ग्रैन्यूल होकर पूरी एंटायरली हमारे बॉडी में जो है ट्रैवल करती है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ mediators, how mediator release and cause the anaphylaxis. This is a life threatening allergic reaction and it occurs within a minute. एनाफ्लेक्सिस जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि विद इन अ मिनट में आती है। सो द पेशेंट मे बी डेथ और मे नॉट बी। सो ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि एनाफ्लेक्सिस की वजह से डेथ हुई है। सो नेक्स्ट, सो किसके वजह से जो एनाफ्लेक्सिस होती है, सो कॉजेस क्या है एनाफ्लेक्सिस के। तो फॉरेन सब्सटेंसेस, फर्स्ट क्या है, फॉरेन सब्सटेंसेस दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बैक्टीरिया, फंगाई, एनी ऑफ दैट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो एनाफ्लेक्सिस ऑकर होता है। देन कॉमन कॉजेस में क्या आता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। ओके, सो कॉमन कॉजेस में क्या है, फिजिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। सो फिजिकल फैक्टर मीन्स व्हाट, तो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, एक्सरसाइज एंड टेम्परेचर। सो ड्यू टू द exercise, due to the more exercise the anaphylaxis disease may occur, or temperature, in the alteration of temperature that is cold or hot, so उसके वजह से भी जो है हमारे बॉडी में अल्टर होती है। देन बायोलॉजिकल फैक्टर, थ्रू द बायोलॉजिकल फैक्टर दैट इज सेमेन, लैटेक्स, हार्मोनल चेंजेस। दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, सेमेन की वजह से या फिर लैटेक्स। लैटेक्स को हम बोलते हैं कि लैटेक्स मीन एग्जाम्पल ग्लाउज। कुछ लोगों को जो है ग्लाउज से इरिटेशन होती है। सो उस ग्लाउज से की वजह से जो उनको इचिंग होती है या फिर रेडनेस आती है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो है ऑकर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, लैटेक्स। लैटेक्स मटेरियल की वजह से। देन बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, हार्मोनल चेंजेस, एनी हार्मोनल चेंजेस इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट आल्सो मे कैन कॉज एनाफ्लेक्सिस डिसीज। सो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है, सेमेन, लैटेक्स एंड हार्मोनल चेंजेस। देन फूड, सो फूड में क्या आता है, पीनट्स, व्हीट, ट्री नट्स, सेलफिश, फिश, मिल्क। सो फूड में जो है पीनट्स, कुछ पेशेंट को जो है पीनट्स खाते ही जो है रैशेस डेवलप होती है, या फिर व्हीट से, ट्री नट्स, फिश से। सो कुछ पेशेंट को जो है उनकी बॉडी, कुछ पेशेंट के बॉडी में जो है वो करेक्टली उनके जो इम्यून सिस्टम रहती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ फॉरेन मटेरियल से करके ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती है, मीन्स एलर्जी है। पीनट से या फिर व्हीट से वो खाते ही जो है उनको एलर्जी डेवलप होती है, एक कॉज है। फूड की वजह से भी जो है एनाफ्लेक्सिस आ सकती है। देन मेडिकेशन, सो थ्रू द मेडिकेशन आल्सो द एनाफ्लेक्सिस कैन ऑकर। A lactam antibiotics are followed by the aspirin and NSAIDs, other chemotherapy and vaccines etc. So medication के वजह से भी एग्जाम्पल में एस्पिरिन है, NSAIDs है, देन कीमोथेरेपी। ऐसा नहीं कि एस्पिरिन की वजह से ही ज़्यादा आता है, बट ज़्यादा अगर हम देख मीन्स आता है
और सभी मेडिकेशंस को हम देखते हैं तो ज़्यादा जो है एस्पिरिन या फिर NSAID कीमोथेरेपी से ही कुछ पेशेंट को जो है एलर्जीज होती है। ऐसा नहीं कि दूसरा अगर हम मेडिकेशन लेते हैं तो उनसे नहीं होता है, बट मोर केसेस में क्या होता है कि ज़्यादा एस्पिरिन या फिर NSAID फिर कीमोथेरेपी की वजह से जो है एनाफिलाक्सिस आ सकता है करके हम कह सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स एंड उनके इम्यूनिटी पावर, उनके बॉडी के कंडीशन के थ्रू जो है एनाफिलाक्सिस आ सकती है। देन वेनम फ्रॉम स्टिंग्स और बाइटिंग इंसेक्ट सच एज हाइमेनोपेट्रा, दैट इज बीज और रैप्स। सो वेनम जो है बी स्टिंग्स के वजह से, इंसेक्ट के वजह से या फिर बी स्टिंग्स के वजह से भी जो है एनाफिलाक्सिस में ऑकर। देन ट्राइटोमाइन, दैट इज अ इंसेक्ट। ट्राइटोमाइन का एक इंसेक्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, किसिंग बग से बोलते हैं। ट्राइटोमाइन आल्सो कॉल्ड एज किसिंग बग। वाई वी आर कॉल्ड एज किसिंग बग मीन्स बिकॉज ऑफ ट्राइटोमाइन इंसेक्ट जो है ज़्यादा हमारे फेस के अराउंड ही जो है ज़्यादा बाइट करता है। सो ड्यू टू दैट वी कॉल्ड एज अ ट्राइटोमाइन आल्सो कॉल्ड एज अ किसिंग बग। ओनली फेस के अराउंड ही ज़्यादा बाइट करता है, सो उसकी वजह से जो है ट्राइटोमाइन इंसेक्ट के नाम जो है किसिंग बग रख दिया है। देन रिस्क फैक्टर मीन्स ओके, अस्थमा के पेशेंट या फिर एक्जेमा, एलर्जिक रिनाइटिस पेशेंट को भी आ सकता है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर अस्थमा रहता है तो पेशेंट को या मे बी एनाफिलाक्सिस डिसीज कैन बी ऑकर। सो अस्थमा में कैसे होता है कि अस्थमा हमें पता है कि मेनली कॉजेस क्या है, स्मोकिंग की वजह से, डस्ट पार्टिकल से वजह से, एयर पोल्यूशन के वजह से जो अस्थमा होता है। सो ड्यू टू दैट द एनाफिलाक्सिस में आल्सो ऑकर। अभी डस्ट क्या है, एक फॉरेन मटेरियल है। सो डस्ट के वजह से भी जो है हमारे बॉडी में हमारे एंटीबॉडीज़ और रिएक्ट करके जो है अस्थमा है ऑलरेडी, उससे भी विथ एनाफ्लक्स अस्थमा विद द एनाफ्लक्सिस में आल्सो भी ऑकर। सो दिस इज ऑन कंडीशन। एक्जेमा के वजह से भी हो सकता है, एंड एलर्जिक रिनाइटिस, ये सभी जो आगे टॉपिक है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस एंड सिम्टम भी बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आल्सो कॉल्ड एज अ साइंस एंड सिम्टम। सो माइल्ड रिएक्शन में क्या होता है, इचिंग होती है, फेरिपेल टिंगलिंग होती है, सेंसेशन ऑफ वार्म, nasal congestion, swelling and sneezing. So these all are clinical manifestation means signs and symptom. देन मॉडरेट सिस्टमेटिक रिएक्शन में क्या होता है, फ्लसिंग होती है, एंग्जाइटी होती है पेशेंट को ड्यू टू द डिसीज कंडीशन, इचिंग होती है, या माइल्ड रिएक्शन में भी इचिंग होती है और मॉडरेट सिस्टमेटिक रिएक्शन में जो है इचिंग प्रेजेंट रहती है। देन ब्रोंकोस्पैज्म रहता है, एडिमा रहता है, डिस्पनिया और wheezing, cough. So these all are a moderate systematic reaction, right? Dyspnea means difficulty to breathing, wheezing रहती है, wheezing sound. Then cough रहता है पेशेंट को. Then severe systematic reaction, severe condition में कैसे साइंस एंड सिम्टम रहता है, सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म, मॉडरेट में ओनली ब्रोंकोस्पैज्म रहता है, सीवियर कंडीशन में जो है सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म रहता है। देन साइनोसिस, वाई साइनोसिस, बिकॉज ड्यू टू द डिस्पनिया, डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग हो रहा है तो इसलिए जो साइनोसिस होता है। साइनोसिस द सेंस ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन को क्या बोलते हैं हम, साइनोसिस। और डिस्पेजिया भी रहता है, मीन्स डिफिकल्टी टू स्वॉलोविंग, वी कॉल्ड एज अ डिस्पेजिया। एंड वॉमिटिंग रहती है पेशेंट को। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डिटरमाइन वेदर प्रीवियस सिम्टम्स वेर एनाफिलैक्सिस रिलेटेड और योर allergist or immunologist will conduct a thorough investigation of all potential causes, so all past allergies reaction. so diagnosis करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वेदर प्रीवियसली मीन्स प्रीवियसली इस तरह के साइंस एंड सिम्टम थे या फिर नहीं, या फिर ये फर्स्ट टाइम हुआ है आपको एनाफिलैक्सिस मीन्स एलर्जी फर्स्ट टाइम के लिए आया है, या फिर प्रीवियसली ऐसे ही सेम होता था, या फिर प्रीवियसली जो है स्वेलिंग आती थी, इचिंग होता था। टेक एन एग्जाम्पल, उस फूड को खाते ही जो है आपको रिएक्शन होता था, या फिर मेडिकेशन लेते ही, है ना। सो उसके वजह से जो है आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते थे कि नहीं करके पेशेंट को पूरा पूछना है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में जो है हम फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं हम, मैंने इधर पॉइंट नहीं लिखा है, फर्स्ट आप लिखो हिस्ट्री कलेक्शन,
देन फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हो, रैशेस है क्या नहीं या फिर रेडनेस प्रेजेंट है कि नहीं। देन फिर बाद में आप क्या पूछते हो, हिस्ट्री कलेक्शन डिटेल में प्रीवियस हिस्ट्री लेते हो एंड पास्ट हिस्ट्री लेते हो कि पास्ट में से कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट में फर्स्ट देखेंगे हम फार्माकोलॉजी। मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या देते हैं कि एंटीहिस्टामाइन्स, एग्जाम्पल बेनेड्रिल, दिस इज अ ब्रांड नेम, डायफेनाड्रामाइन, सो दिस इज अ ड्रग नेम। सो एंटीहिस्टामाइन का क्या एक्शन है, हम क्यों देते हैं, बिकॉज एंटीहिस्टामाइन क्यों देते हैं कि एंटी मीन्स प्रिवेंशन करना हिस्टामाइन को, ड्यू टू पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि मीडिएटर रिलीज होता है, मीडिएटर लाइक हिस्टामाइन्स, ब्रेडिकानिन, ये सभी वो सभी क्या है, मीडिएटर से जब एंटीजन एंटर होती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते ही जो है हिस्टामाइन्स जो है प्रोड्यूस होती है, मीन्स ग्रैन्यूल जो है पूरी डी ग्रैन्यूल होकर एंटायर हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है। सो ड्यू टू दैट हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामाइन देते हैं। टू प्रिवेंट producing of more histamines we give a antihistamine, so this is a action of antihistamine. then next कौन सा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्शन क्या है, इन्फ्लामेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। देन एग्जाम्पल क्या है, ब्रेडनिजोलॉन, मेथोल्प्रेडनिजोलॉन, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो ये सभी ये दोनों ड्रग्स को छोड़कर भी हम एफिनेफ्रिन भी देते हैं। तो दिस आर मैनेजमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। सो आपका रोल क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट में, आपका रोल क्या है, आप क्या करोगे अगर एनाफ्लेक्सिस पेशेंट है तो। सो असेस द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस में आप ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सभी जो है वाइटल साइंस में देखते हो। देन कीप इंट्यूबेशन इक्विपमेंट रेडी एज इट मे रिक्वायर, सो नॉट ओनली इन द एनाफ्लेक्सिस कंडीशन, राइट। जो अगर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है, आपको हमेशा नर्सिंग मैनेजमेंट में याद रहना चाहिए कि रिलेटेड टू पेशेंट डिसीज कंडीशन आपको जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो सभी जो है रेडी रखना ही चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड बिहेवियर ऑफ अ नर्स। सो आपको हमेशा जो है इक्विपमेंट जो भी पेशेंट के डिसीज कंडीशन के रिलेटेड आपको पता रहता है कि ये सभी इक्विपमेंट रिक्वायर है और सभी जो है हमेशा आपको रखना ही चाहिए। तो दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द पेशेंट इफ़ नीडेड। अगर पेशेंट को सफोकेशन हो रहा है, साइनोसिस भी दिख रहा है आपको एंड सफोकेशन हो रहा है, पेशेंट को साइनोसिस हो रहा है, तो आपको जो है ऑक्सीजन देना चाहिए इफ़ नीडेड, अगर नीडेड है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। और ये सभी पॉइंट छोड़कर और एक पॉइंट आप डाल सकते हो, अवॉइड द एलर्जीज मटेरियल्स, मीन जो भी फूड से हो गया फिर मेडिकेशन के वजह से अगर उनको रिकरेंटली अगर एलर्जीज डेवलप हो रही है तो उनको एडवाइस देना है कि आप वो सभी जो है अवॉइड करना है करके, जिससे आपको एलर्जी होती है फूड से या फिर मेडिकेशन की वजह से, वो सभी जो है अवॉइड करो करके आपको एजुकेट करना है पेशेंट को। If you any doubts, please text in the comment box. Thank you for watching.